चरणों में उपस्थित हैं। जैसा अभी स्वतंत्र जी ने बताया कि मैंने अपनी PhD फॉरगिवनेस पर की है। The topic of my research was the impact of Diksha meditation on dispositional forgiveness. मैं इस रिसर्च को मैंने क्यों इस पे रिसर्च की ये टॉपिक के सब्जेक्ट मैंने क्यों सिलेक्ट किया उसका जस्ट एक ब्रीफ में करना चाहूंगी। जब मैं हमारे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ती थी तो मेरे मन में कई बार आता था कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे टेक्स्ट में जो लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। दे आर नॉट ओनली रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स, वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोगों की जिंदगी में होनी चाहिए। उसमें से मैंने ये कॉन्सेप्ट चूज किया फॉरगिवनेस का। मेरे जो गाइड थे प्रोफेसर विनय जैन, वाज फ्रॉम जर्मनी, और उनकी बहुत इच्छा थी क्योंकि उन्होंने उससे पहले जैनिज्म पे कोई रिसर्च नहीं किया था, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि वो जैनिज्म पर रिसर्च करें। तो उन्होंने पहले फॉरगिवनेस पे वर्क किया था। देन ही मोटिवेटेड मी कि आप भी इसमें थोड़ा सा आगे आए और इस पे वर्क करें। तो मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया। मेरे मन में कई बार आता था कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स है, हमारा सारा लाइफ कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। हम लोग खुश होते हैं तो दूसरों की वजह से, हम दुखी होते हैं तो दूसरों की वजह से। एक छोटी सी बात दिल में चुप जाती है और वो कांटे की तरह चुपती रहती है और चुपती ही रहती है। और कोई प्यार के दो शब्द अगर हमें कह दे तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। क्यों? ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में मैटर करती हैं। अगर हम दिल हल्का रखते हैं तो सब चीजें बहुत आसान लगती है, और दिल भारी हो जाता है तो ये जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगती है। तो क्यों फॉरगिवनेस के कॉन्सेप्ट को हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए, इससे हमें क्या मिल सकता है? हम सब जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी से पूछूं कि फॉरगिव क्यों करना चाहिए, उससे क्या फायदे हैं, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जितनी ऑडियंस बैठी है सब एक एक अच्छा पॉइंट मुझे बता सकती है। और वैसे तो मुझे अभी ये फील हो ही गया कि यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, तो मुझे ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि आप क्या बताएंगे, कैसा बताएंगे, पर आप सब कुछ बता सकते हैं कि फॉरगिवनेस से क्या फायदे हैं। तो मैं यहाँ पे इसके बेनिफिट्स को नहीं बताती, मैंने यहाँ पर जो एम्पिरिकल स्टडी की है मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। आप सब यहाँ बैठे उसमें से कौन कौन है जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी को सॉरी कहा है? स्मॉल चीजों के लिए भी आपसे कोई गलती हो गई और आपको रियलाइज हुआ कि आपने गलती की है, देन यू सेड सॉरी। आधा अधूरा हाथ खड़ा ना करें, जब किया है तो आराम से खड़ा करें। वेरी गुड, बहुत, ये तो बहुत, ऑलमोस्ट सभी के हाथ खड़े हो गए। वेरी गुड, अभी तक खड़े हैं। आप लोगों में से ऐसे कौन है जिन्होंने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने गलती की पर आपको सॉरी नहीं कहा और आपने उन्हें माफ कर दिया? नॉट ऑल, सब नहीं है इसमें। लोगों से गलती होती है, हो जाती है, पर कुछ लोग होते हैं उसे माफ कर देते हैं, कुछ लोग उसे माफ नहीं कर पाते हैं। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, इसका साइंस मुझे आपको बताना है। आज की दुनिया में हम जो देख रहे हैं कि फिजिकल और मेंटल डिजीजेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, मेंटल डिजीजेस भी बढ़ रही हैं। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। फिजिकल, कोई अगर फिजिकली वीक है तो वो कहीं ना कहीं जाके उसको स्ट्रेस क्रिएट होगा, वो मेंटल प्रॉब्लम बनती है। और अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, तो वो आगे जाके कोई फिजिकल डिजीज का रूप ले लेता है। हम देखते हैं स्टडीज ऐसा बताती है कि people with the highest level of stress were 32% more likely to have died from cancer। जिन लोगों को स्ट्रेस था उसमें से 32% लोग कैंसर से मर गए, फिजिकल डिजीज से मर जाते हैं। Depression has been found to be associated with an increased risk of coronary heart disease। जिन लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है वो मोस्टली हार्ट अटैक से चले जाते हैं। So mental problem is directly connected to the physical problem, and the central and root cause of all mental and physical diseases is anger। जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें दिख रही है उसका रूट कॉज अगर हम देखना चाहें तो वो है एंगर। और ये हम सब जानते हैं कि एंगर लीड्स टू पेनफुल सिचुएशंस। उन सिचुएशंस को बहुत
बुरा बना देता है और वो हमें दर्द देती है। गुस्सा, कभी ऐसा कोई इंसान है जिसने गुस्सा किया उसके बाद उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई हो? कोई नहीं है। गुस्सा कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता। गुस्सा करने के बाद कहीं न कहीं दिल के एक कोने में हमें दर्द रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। So Jainism and the most other religions have described forgiveness for reducing anger and reducing and eradicating anger. जैनिज्म और बाकी सारे रिलीजन से ये बात कही है कि जिस किसी को भी अगर अपने क्रोध को कम करना है, एंगर को कम करना है, तो उन्हें फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जब मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि सिर्फ जैनिज्म ऐसा रिलीजन है जिसमें फॉरगिवनेस की इतनी अच्छी बात कही गई, इतनी डिटेल कॉन्सेप्ट कहा गया है। पर जब मैंने अपना स्टडी स्टार्ट किया, मैंने सारे रिलीजन को पढ़ा, मैंने इस्लाम को पढ़ा, मैंने जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, हिंदुइज्म को पढ़ा, तो मेरी आंखें खुली रहेगी कि हर रिलीजन में इतनी गहरी बात कही गई है फॉरगिवनेस के लिए। आज मैत्री मिलन जो यहाँ पे आयोजित किया गया है, एक हमने एक क्षमापना दिवस मनाया है। जैनिज्म में इसके लिए क्षमापना दिवस मनाया जाता है। तो ये केवल जैनिज्म में इसके लिए कोई दिन घोषित नहीं किया गया है। अब इसी रिलीजन को भी जुडाइज्म, क्रिश्चियन रिलीजन में इसके लिए स्पेसिफाइड डे है, उस डे को कहा जाता है योम किप्पुर डे। तो इस प्रकार से हर रिलीजन ने फॉरगिवनेस को इतना ज्यादा एम्फसाइज किया है बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं कुछ आपको ओरिजिनल टेक्स्ट में लेके जाती हूँ कि क्या बात एग्जैक्ट, क्या वर्ड्स, क्या डेफिनेशंस हमें मिलती है इसके लिए। Jainism, one of the oldest living religions of India, gives unique meaning to the concept of forgiveness. ये हम सब मानते हैं कि सब रिलीजन में forgiveness के बारे में बताया गया है, बट हर रिलीजन में एक अलग तरीके से उसे बताया गया है। और मैं यहाँ पर जैनिज्म के बारे में बताऊंगी वहां पे किस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया है। It addresses forgiveness as a supreme pathway of liberation. अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसका एक रास्ता है क्षमा। अगर सोचे व्यक्ति मैं क्षमा न करूं मैं मोक्ष चला जाऊं, इट्स इम्पॉसिबल। और इसीलिए हमारे स्थानांक सूत्र में ये कहा गया है, चत्तारी धम्म पंडता तम जहां हंति मुक्ति अंचरे बर्तरे। 4 प्रकार के धर्म बताए गए हैं जो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। अगर किसी को मोक्ष जाना, उसके 4 द्वार दिखाए गए हैं और वो 4 द्वार में से पहला द्वार है फॉरगिवनेस, दूसरा है मुक्ति यानी मुक्ति ह्यूमिलिटी, then है अचरे आर्चर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड मर्दरे दैट इज प्योरिटी, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम ग्रीड। ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति को मोक्ष जाना है तो ये 4 द्वार, ये 4 चीजें अपनी लाइफ में हमें इसे लानी होगी, तब भी हम मोक्ष की बात सोच सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदी में फॉरगिवनेस के लिए एक शब्द आता है क्षमा, और क्षमा है, क्षम धातु से बना है जिसका मतलब है टू टॉलरेट। सो हम इसको सिंपलीफाइड लैंग्वेज में समझें कि फॉरगिवनेस क्या है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ टॉलरेटिंग अदर्स मिस्टेक, दूसरों की गलतियों को सहन करना, उसे भूल जाना या उसे माफ कर देना क्षमा है। यूजुअली जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक बहुत बड़ी बात मेरी रिसर्च में मुझे पता चली। आप लोगों में से कोई है जिसकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी जिसे वे भूल नहीं पाए हैं आज तक? ओके, आराम से, मैं वो घटना नहीं पूछने वाली, आप चिंता नहीं करें, आराम से हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव सम मेमोरीज जिसको स्टिल आज हम भूल नहीं पाए हैं। ऐसी मेमोरीज कई लोगों के मन में रहती हैं, पर कई लोग ऐसे जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, उनकी जिंदगी में भी ऐसा जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा और आज वो चीजें उन्हें याद नहीं होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको माफ कर दिया। There is a big difference between forget and forgiveness. चीजों को भूल जाना, forget, और माफ कर देना, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। लोग बहुत बड़ा इसमें मिक्स कर देते हैं। अगर हम चीजों को भूल गए हैं इसका मतलब हमने चीजों को माफ कर दिया। तो forget and forgiveness both are not the same thing. तो यहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, वो अपना जरूर एनालाइज करें कि आप चीजों को भूले हैं या वाकई आपने चीजों को माफ किया है। हमारा आवश्यक सूत्र आता है, इसमें मिलता है कि रिप्रेशन ऑफ एंगर,
गुस्से को बाहर प्रकट नहीं करना क्षमा है। कार्तिकेय दीक्षा ये एक दिगंबर टेक्स्ट है जिसमें ये मिलता है। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन इसमें मिला, कहा गया है, इट हैज बीन स्टेटेड इफ ऑल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस आर प्रेजेंट फॉर जनरेटिंग एंगर, even though if someone does not get anger is real forgiveness। आपके पास सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे आप आराम से गुस्सा कर सकते हैं और वहां पे गुस्सा नहीं करना रियल फॉरगिवनेस है। हम एक बार एक मीटिंग कर रहे थे ज्ञानशाला की सारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ में, तो मैंने पूछा कि बच्चों को संभालना आसान है क्या? तो उन्होंने कहा समीर जी बहुत आसान है। उसमें से एक मदर थी जिसके 3 बच्चे थे और तीनों ही अपने आप में एक से बढ़कर एक फ्रीडम फाइटर्स थे वो। तो माँ बड़ी परेशान थी अपने तीनों बच्चों से, तो उसने कहा समीर जी अपनी मीटिंग छोड़िए, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ कि मैं अपने तीनों बच्चों को नहीं संभाल पा रही हूँ। कहते इससे क्या बात है? मुझे इतना गुस्सा आता है। मैं कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत प्यार से कहा मैंने गुस्सा नहीं करना चाहिए, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। आप उस लेडी का रिएक्शन देखिए विद डबल वॉइस, डबल वॉल्यूम ऑफ वॉइस। उन्होंने मुझसे कहा समीर जी गुस्सा नहीं करें तो क्या करें? गुस्सा तो आज करना बहुत जरूरी है समीर जी, आपको पता नहीं गुस्से का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हस्बैंड और बच्चे हमारी वैल्यू नहीं समझेंगे। मतलब आप देखिए कि व्यक्ति गुस्सा भी कर रहा है और उसे हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि गुस्सा जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे हमने अपना माइंडसेट कर दिया कि जो हम कर रहे हैं, जो हम गुस्सा कर रहे हैं वो 100% इज अ राइट एक्शन। तो ये प्रैक्टिकली कुछ मोमेंट्स के लिए एक्शन आपका सही हो सकता है, बट अगर हम इसका रिजल्ट देखें और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देखें तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है मैं एक मॉडल से आपको समझाऊंगी। बट जो कार्तिकेय परीक्षा में कहा गया कि जहाँ पे आपके पास सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट है कि वहां पे आप गुस्सा करें, बट उस वक्त अगर आप गुस्सा नहीं करते हैं, दैट इज रियल फॉरगिवनेस। आपका हस्बैंड के साथ आपका आर्गुमेंट हो जाता है और उस वक्त आप काउंटर आर्गुमेंट न करें, आप शांति से करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ ना बोले, मौन रहने के लिए नहीं कह रही, बट जो तरीका होता है एक्सप्रेस करने का वो सही होना चाहिए। गुस्से से कही हुई बात हमेशा सही होगी ये नहीं है। आप उसी बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें तो आपकी बात हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से समझी जाए, सामने वालों को बहुत अच्छे से समझ में आए। कुछ लेडीज है जो मतलब मुस्कान कर रही है, मुस्कान दे रही है मुझे कि सभी शायद इस मामले में आप सही है या नहीं, क्योंकि आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इस लाइफ का, बट जो मैंने रिसर्च किया है मैं आपके सामने से भी प्रेजेंट करूंगी आज। उत्तराखंड सूत्र में एक श्लोक आता है जिसमें गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान क्षमा से जीव को क्या प्राप्त होगा? अगर व्यक्ति क्षमा करेगा तो उसे मिलेगा क्या? तो सबसे पहले कहा गया मेंटल हैप्पीनेस। क्षमा जो व्यक्ति करेगा वो मेंटली पीस में रहेगा, और जो नहीं करेगा वो दिन ब दिन एक ही चीज को बार बार रिपीट मोड में सुनता रहेगा, सोचता रहेगा। वो कभी भी आपको मानसिक शांति नहीं दे सकता। और जैसे ही व्यक्ति क्षमा करेगा, जब उसका माइंड पीस में रहेगा, देन डिस्पोजिशन टुवर्ड्स ऑल, सभी जीवों के प्रति उसके भीतर मैत्री की भावना होगी, एक इक्वालिटी की भावना आएगी। और जैसे ही व्यक्ति के अंदर सब जीवों के प्रति एक इक्वालिटी, मैत्री की भावना आती है, अपने आप प्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है। और जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो और टेक्स्ट में हमें देखने को नहीं मिली, जो उत्तराखंड और जैन टेक्स्ट में देखने को मिली, कि जब व्यक्ति का प्योरिटी लेवल बढ़ता है तब उसके अंदर अभय का विकास होता है। जो ये हमारे अंदर डर का जो ग्राफ है, जो हमारी संज्ञा है डरने की, ये डर कब कम होता है जब व्यक्ति का प्योरिटी लेवल बढ़ता है। तो डर का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। डर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा इमोशन है ये। तो ये जो डर की जो फीलिंग है केवल फिजिकल चीजों से, व्यक्ति फ्यूचर से डरता है, व्यक्ति अपने पास इंसिडेंट से डर जाता है। तो ये जो डर का एक इमोशन है वो कम हो जाता है जब व्यक्ति क्षमा करता है। इट्स अ साइकिल है। जैसे व्यक्ति क्षमा करेगा उसको मेंटल उसकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, जैसे मेंटल हैप्पीनेस बढ़ेगी उसके अंदर मैत्री की भावना बढ़ेगी, जैसे मैत्री की भावना बढ़ेगी उसका प्योरिटी लेवल बढ़ेगा, जैसे प्योरिटी लेवल बढ़ेगा उसके अंदर अभय का विकास होगा। सो क्षमा से जीव क्या प्राप्त करता है? क्षमा से जीव अभय को प्राप्त करता है। ये एक चीज जो मुझे देखने को मिली
कि 3 टाइप की फॉरगिवनेस हमें मिलती है जब हमने डिफरेंट चीजों को स्टडी किया। तो उसका एक कंक्लूड रूप में हमें कह सकते हैं कि हमें 3 टाइप की फॉरगिवनेस, 3 टाइप के लेवल्स मिलते हैं फॉरगिवनेस के। हमें जज करना है कि हम किस लेवल पे हैं। तो सबसे फर्स्ट लेवल इज कंडीशनल फॉरगिवनेस। कंडीशनल फॉरगिवनेस मतलब कि सामने वाला अगर मुझे सॉरी कहेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। हम कोई ना कोई कंडीशन रखते हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम उसे माफ कर देते हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, सामने वाले ने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, सॉरी नहीं कहा, आपको सॉरी का लेटर नहीं कहा या सॉरी लिख के नहीं दिया, ऐसी जो कंडीशन आपने माइंड में सेट की अगर वो पूरी नहीं हुई तो हम उसे माफ नहीं करते। सो फर्स्ट इज कंडीशनल फॉरगिवनेस, जो आमतौर पे बहुत छोटी-छोटी चीजों में हमसे होती है। सेकंड इज अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। कोई आपने कंडीशन नहीं दी, सामने वाला सॉरी कहे ना कहे, आपको लिख के दे ना दे, कुछ भी नहीं, बस आपने उससे गलती में आपने मन में सोचा कि मुझे इस पे क्रोध नहीं करना है और आपने मन को रिलैक्स किया और उस चीज को भूल गए। दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। और थर्ड जो आता है दैट इज सुप्रीम फॉरगिवनेस। ये एक बहुत हायर स्टेट जिसको हम कह सकते हैं। इसके अंदर व्यक्ति को क्षमा करना नहीं पड़ता, क्षमा देनी नहीं पड़ती किसी और को। ये हमारा नेचर है, हमारे आत्मा का स्वभाव है क्षमा। और जब ये नेचर मैनिफेस्ट हो जाता है तो उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती है। हमारे सामने ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं जब भगवान महावीर को चंद्रकौशिक सर्प ने डसा तो भगवान महावीर ने उस पर क्रोध नहीं किया। भगवान महावीर ने कहा मुझे इस जीव पर बहुत दया आ रही है कि मुझे निमित्त बनाकर ये जीव कितने कर्म मार रहा है, तो उन्हें क्षमा करनी नहीं पड़ी। वो अपने आप उनका नेचर बन चुका है, उन्हें गुस्सा आता ही नहीं है, तो उन्हें क्षमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके भीतर वो मैत्री की भावना इतनी डेवलप होती है कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, उन्हें क्षमा करनी नहीं पड़ती। दैट इज कॉल्ड सुप्रीम फॉरगिवनेस। जब ये हमारा नेचर रिवील हो जाता है तब हम इस फॉरगिवनेस को फॉलो करते हैं। तो यूजुअली हम कंडीशनल और अनकंडीशनल इन दो फॉरगिवनेस के बीच में ही घूमते रहते हैं। नाउ सिंप्लीफाइंग न्यूरोसाइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ फॉरगिवनेस प्रोसेस, ये मेरा वाज अ गुड अचीवमेंट ऑफ माय रिसर्च जो मैंने ये मॉडल बनाया है। इस मॉडल को आप इसको देख के समझ सकते हैं। जो सेल्फ है वो हम खुद हैं, द सेंस ऑफ सेल्फ सामने वाला, जो भी हमें हर्ट करता है, हमें बैड वर्ड्स कहता है, वो सामने वाला। तो जैसे मान लीजिए इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझें कि हमारे सामने बैठे हैं चेयरमैन साहब और उनकी धर्म पत्नी है ओके, हैंड नाम याद है आपको बिमला जी। हम आगे तो बिमला जी के घर गए थे, हम स्वतंत्र जी के घर पे गए थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैंने उस दिन बहुत कुछ चीजें सीखी भी स्वतंत्र जी से। मैंने सीखा आपके घर से बहुत कुछ चीजें सीखी। तो हम इनके एग्जाम्पल से एक चीज समझते हैं। मान लीजिए कि बिमला जी ने स्वतंत्र जी पे गुस्सा किया। मान लीजिए, मैं सिर्फ मान लीजिए कह रही हूँ, मान लीजिए बिमला जी ने स्वतंत्र जी पे गुस्सा किया। तो जैसे ही बिमला जी ने तेजी में कहा कि आपको ये बात समझ में नहीं आती क्या, जैसे एक हर्टिंग सेंटेंस बोला, स्वतंत्र जी के माइंड में डैमेज अकर, हर्ट हुआ। जैसे हमें हर्ट होता है हमारे ब्रेन में एक डैमेज क्रिएट होता है, तो डैमेज अकर टू सेल्फ। जैसे ही डैमेज अकर हुआ, थॉट आता है, थॉट जनरेट इज माय एनिमी। यहाँ पे एनिमी मतलब यहाँ पे वैसा नहीं कहना चाहिए मेरा जाली दुश्मन है, ऐसा नहीं सोचता। वो व्यक्ति सोचता कि ये अच्छा नहीं है, ये इंसान अच्छा नहीं है, इसने मुझे हर्ट किया, ऐसा थॉट हमें आता है। जैसे ही हमें ये थॉट आता है कि इस इंसान ने मुझे हर्ट किया, इस इंसान ने सही नहीं बोला, गलत बोला है, उसी वक्त इमीडिएटली हमारे ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस होता है जिसमें हमारे पास की सारी मेमोरीज स्टोर होती है। अब जैसे ही बिमला जी ने एक सेंटेंस कहा स्वतंत्र जी को, स्वतंत्र जी का हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट हो गया। अब हिप्पोकैम्पस में बिमला जी से अनेक इंसिडेंट जुड़े हुए हैं और वो अपने हिप्पोकैम्पस में जाकर उस जो अभी करंट में जो उन्होंने हर्टिंग वर्ड्स किया उसको वो जाके अपनी हिप्पोकैम्पस के साथ मैच करते हैं। अच्छा, उस दिन उसने मुझे ऐसा कहा, हाँ मुझे याद है उस दिन सबके सामने मुझे उससे टोका था। हमारे हिप्पोकैम्पस में पुराने जितने भी इंसिडेंट स्टोर है उसके साथ में उस डैमेज को वो कंपेयर करता है। हाँ उस दिन उसने मुझे गुस्सा किया था, उस दिन मुझे बहुत तेज से बोला था, तो मैंने तो कोई गलती ही नहीं की, फिर भी कह दिया था। सारे इंसिडेंट के साथ वो मैच करता है, वो थॉट करंट जो हमारे साथ हुआ है उस थॉट के साथ मैच होता है। जैसे ही आपकी चीजें मैच होती है आपका एसएमएस एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
तो जैसे ही आपका एसएनएस एक्टिवेट हुआ, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, हमें गुस्सा आता है, हमारी बीपी नॉर्मल नहीं रहती है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। सो छोटा सा सिंपल सा एक छोटी सी एक घटना घटी, किसी ने आपको हर्टिंग कहा और ये सब होते आपके हिप्पोकैम्पस के साथ आपकी मेमोरी मैच हुई और आपका एसएनएस एक्टिवेट हो गया। मैं इसमें एक छोटी सी बात आपको और ऐड करना चाहती हूँ कि हर लोग यहाँ पर आकर नहीं रुकते हैं, कुछ लोग यहाँ आके रुक जाते हैं, कुछ लोग इससे आगे चल जाते हैं। जिनको गुस्सा आया वो उससे आगे नहीं बढ़े तो वो सिर्फ एसएनएस के साथ एक्टिवेट होके रह गए और वो फिर बार बार उस चीज को सोचे जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो इस चीज से बाहर आ जाते हैं, तो वो वापस री एनालाइज करते हैं ब्रेन में। जैसे ही उनकी ब्रेन में री एनालाइज होता है कि नहीं छोड़ो ना, आखिर तो मेरी धर्म पत्नी है, इसको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। री एनालाइज किया, जैसे थॉट को री एनालाइज किया, आपका जो आपके दूसरे पार्ट से ब्रेन में आपके जो दूसरे लोब से टेम्पोरल फ्रंटल लोब उसमें रीथिंकिंग स्टार्ट हुई। जैसे आपकी रिवाइज अंडरस्टैंडिंग बनी, आपका एक केमिकल रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड आरएच केमिकल। जैसे ही वो केमिकल रिलीज होगा आपका पीएनएस एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस का ऑपोजिट। और जैसे ही आपका पीएनएस एक्टिवेट होगा आप इजीली उस चीज को क्षमा कर देंगे। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, पर हर एक घटना के साथ में पूरा प्रोसेस हमारे ब्रेन में होता है। अब आप सोचिए कि जब जब आप गुस्सा करते हैं और सिर्फ गुस्सा करने तक भी अपने आप को सीमित कर देते हैं, तो आप एंगर स्ट्रेस वाली सिचुएशन में अपने आप को रखते हैं और जैसे उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, आप आरएच केमिकल रिलीज करके आप बहुत खुशी की स्टेट में आ जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें क्या रिलीज करना है, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। ऐसा मैं नहीं कहती कि कोई आपको हर्टिंग वर्ड से और आपके मन में कोई बुरे भाव आए ही, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अभी हम सब छद्मस्त हैं, ये आना बहुत स्वाभाविक है। पर आने के बाद कितना जल्दी हम कंट्रोल करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। हर्ट सभी को होता है, कोई चाहे तो उस हर्ट को 5 मिनट्स में रिजॉल्व कर सकता है, कोई 5 इयर्स में कर सकता है, कोई जिंदगी भर ना करे। क्योंकि सामने वाला अगर आपको हर्ट करना, हो सकता है उसका इंटेंशन है नहीं है, ये बहुत अलग की बात है। हर्ट हमें हुआ है और हम उस हर्ट से अगर हम चाहेंगे तो भी बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज हम उस हर्ट से बाहर नहीं आ सकते। सो ये मॉडल डिजाइन किया गया था और इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति अगर चाहे कि मुझे इस हर्ट से बाहर आना है, मुझे एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना है, तो उसके लिए प्रेयर जो जैनिज्म में बताई गई है, थामी सब्बजीवी सब्बी जीवा खमंत में मिट्टी है सब बहुलेसु वेरम वंचन की है, ये हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं। तो कोई अगर प्रतिक्रमण रेगुलर कर सके ना कर सके, मतलब अगर ये प्रेयर रेगुलर आप बोलेंगे तो इसका मतलब आई मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सब जीवों के साथ मैत्री है और मेरी किसी के साथ कोई भी वैर भावना नहीं। जैसे जैसे ये थॉट हम बार बार बोलते हैं तो हमारा ब्रेन इसे एक्सेप्ट करता है और चीजों को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर देता है। जैनिज्म में फॉरगिवनेस को नेचर ऑफ सोल कहा गया है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जैनिज्म में केवल एज ए रिलीजियस कॉन्सेप्ट बताया गया है और हमें लगता है कि हमारा कॉन्सेप्ट है, बट इस पर बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पर रिसर्च की है। उसमें से जो मेजर स्कॉलर जिन्होंने इस पर रिसर्च की, ही वाज एनराइट, और उनके पूरे कलीग्स ने, उनकी पूरी टीम ने फॉरगिवनेस पर रिसर्च की और इतनी सारी बुक्स आज हमें भी अवेलेबल हैं जिन्होंने इसमें इन्होंने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स दिए हैं फॉरगिवनेस के लिए। उन्होंने कहा फॉरगिवनेस एज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स अ ट्रांसग्रेशन आर रिप्लेस्ड विद पॉजिटिव्स। सो साइंस से इसकी स्टडी की गई है और 2001 में जब न्यूयॉर्क में वो अटैक किया गया था, उसके बाद इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की और जो हमें आज बहुत सारी अवेलेबल है हमारे पास से। और इसमें एक बात उन्होंने कही कि सबका लेवल अलग अलग होगा क्षमा का, किसी का बहुत मीडियम है, किसी का बहुत लो, किसी का बहुत हाई, तो ये सबका अपना अपना लेवल है जो ये डिफर करेगा। तो इस लेवल को हम कैसे कंप्लीट करें, अपने लेवल को, अपने ग्राफ को कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर कैसे फोकस कर सकते हैं, तो उसके लिए ये एक और ये मॉडल बनाया गया था जिसमें जैसे कोई व्यक्ति आपको हर्ट करता है और आपको एंगर बार बार आता है तो आपका एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है और वो हमारी बीपी को हाई कर देता है। और जैसे ही आप अपने माइंड को चेंज कर लेते हो, अब व्यक्ति के मन में क्वेश्चन हो जाता है कि अपना माइंड कैसे चेंज करें, तो उसके बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ एक
बात आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार एक लेडी आई और उसने कहा कि समी जी, मैं अपनी मदर इन लॉ से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वेरी कॉमन, बहुत सारी लेडीज अपनी मदर इन लॉ से परेशान होती हैं और वो भी उन लेडीज में से एक थी। और उसने कहा कि समी जी, मैं अपनी मदर इन लॉ से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं इतना अच्छा जॉब करती हूँ, इतना अच्छा काम करती हूँ, फिर भी वो मुझसे कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। मैं बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे रही हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरी मदर इन लॉ मेरी कभी तारीफ ही नहीं करती। मतलब कोई बात नहीं, तारीफ नहीं करेंगे, कोई खास बात नहीं है। अरे खास बात कैसे नहीं समझ, उनको तो ऐसा लगता है कि उनके बेटों को मैंने हड़प लिया है। तो मदर इन लॉ तो बोला, अच्छा तुम्हारी मदर इन लॉ में कोई जेलसी या कोई प्रॉब्लम है क्या? कि नहीं, उनको कोई जेलसी, मुझसे तो क्या जेलस करेंगी वो। तो बोले कि हाँ, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम जरूर है। उनको ऐसा लगता है कि उनके बेटे को मैंने हड़प दिया, तो हमेशा वो लगता रहता है कि मेरा बेटा कहीं चला ना जाए, मेरा बेटा कहीं चला ना जाए, तो हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती है। तो उनको कहा कि वो क्या करती है तुम्हारे साथ, कि बस जब भी वो खड़े रहेंगी, मेरे हस्बैंड सामने खड़े रहेंगी, उसी वक्त वो मुझे कोई ना कोई टॉन्ट करेगी। तो फिर प्रॉब्लम का कॉज पता चल गया कि प्रॉब्लम का कॉज क्या है। प्रॉब्लम का कॉज था कि मदर को लगा, ये एक इमोशन होता है जो कई बार व्यक्ति खुद रियलाइज नहीं कर पाता। इमोशन इज इनसिक्योरिटी। वो इनसिक्योरिटी, मदर के अंदर इनसिक्योरिटी क्यों हुई, जब पूरी उनकी स्टोरी सुनी, उनकी हिस्ट्री जानी, तब समझ में आया कि मदर अकेली थी, उनका हस्बैंड नहीं था, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और उनके और कोई बच्चे नहीं थे, सिर्फ ओनली सन था। तो मदर को लगा कि अगर, और एक बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम जब वो शादी करके आए थे, सबके सामने उन्होंने अपनी बहू को डांट दिया था। जैसे ही डांटा तो उसके बेटे ने उनका पक्ष लिया था, माँ आपने एकदम सही किया। जिस दिन ये पहली बार घटना घटी तो उन्होंने ये समझ लिया कि मेरा बेटा इससे खुश होगा और मेरा बेटा इससे ही मेरे पास रहेगा। ये थॉट उनकी सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि बेटी को अगर मैं, बेटी के सामने अगर बहू को हर्ट करूंगी तो ये मेरा सपोर्ट करेगा, ये हमेशा मेरे पास रहेगा। व्यक्ति को पता नहीं चलता वो कौन सी सिचुएशन का क्या रिजल्ट निकाल के अपने ब्रेन में सेट कर देगा। उसकी माँ ने ये बात सेट कर ली और ये बात उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई और अब उसके हिसाब से वो हर एक्शन करती रहती है, चाहे गलती हो गई हो। उन्होंने सोच रखा मुझे ऐसा, और वो जानबूझ के नहीं, वो अपने आप होता है उनसे। तब उनसे उनको कहा गया कि तुम ये मत सोचो कि जब तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हें डांटती है, कुछ ना कुछ ऐसी कहती, हटिंग कहती कि हाँ हटिंग कहती है, तो अब तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा चेंज लाना है कि वो क्या कह रही है इस पे ध्यान मत दो, वो क्यों कह रही है इस पे ध्यान दो। सिंपल सा एक बात, जब भी वो तुम्हें कुछ भी कहे, हर्टिंग करे, बस एक बार सोच लो कि ऐसा वो क्यों कह रही है। जैसे ही ये थॉट आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों कह रही है, इमीडिएट आपको उनके प्रति कंपैशन आने लगेगा कि देखो इनका कोई नहीं है, मेरे पास मेरा हस्बैंड है, बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, इनके पास तो कोई नहीं है और इसलिए ऐसा करें। जैसे ही आपके थॉट चेंज हुआ, आपको एक शिफ्ट ऑफ द थॉट आया, इमीडिएट आपके अंदर कॉर्टिसोल का एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे ही एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन होगा कॉर्टिसोल का, आपकी वेलबींग, आप बहुत शांत पीसफुल हो जाएंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। सो एक छोटी सी चीज है, कभी भी कोई भी आपको हर्ट करे तो वो क्या कह रहा है, उसके वर्ड्स को ना देखे, ये देख सोचे कि वो क्यों कह रहा है। कोई ना कोई बैक ऑफ द माइंड कोई चीज होगी। अब मैं अपनी चीज को कंक्लूड करना चाहती हूँ तो व्हाट आई हैव डन, मैंने दीक्षा मेडिटेशन एक टेक्निक की थी कि कैसे हम क्षमा का विकास कर सकते हैं लोगों के अंदर। लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर क्षमा का डेवलपमेंट हो, हम गुस्सा न करें, पर उसके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस चाहिए। तो क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हमारे अंदर हमारी लाइफ में चेंज नहीं आ सकता, तो मैंने दीक्षा मेडिटेशन टेक्निक की थी और इसके ऊपर इससे पहले भी लोगों ने बहुत रिसर्च किया है। मैं उस रिसर्च को बहुत डिटेल नहीं जाऊंगी। डॉक्टर शर्मा, उन्होंने फॉरगिवनेस पे रिसर्च किया था। दीक्षा मेडिटेशन, उन्होंने दीक्षा मेडिटेशन की रिसर्च किया और मेंटल हेल्थ पे, दीक्षा मेडिटेशन का मेंटल हेल्थ पे क्या असर आता है। तो उन्होंने देखा कि 2 पीरियड्स, यहाँ पे 2 आपको बार दिख रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप उस ग्रुप को कहते हैं, मतलब वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देते हैं, कोई कंट्री 200 सब्जेक्ट्स देता है, तो वो कंट्रोल ग्रुप में जिनको कोई भी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ तक वो प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आप देखिए कि दोनों जब स्टार्ट किया था तो लेवल वाज वेरी इक्वल, और जैसे ही 2 मंथ्स के बाद उनका रिजल्ट लिया गया तो कंट्रोल लेवल का गुस्सा उतना ही था, बट जो एक्सपेरिमेंटल लेवल था उनका कम हो गया। और सेम विद आफ्टर 4 मंथ्स
ये डॉक्टर गौरव शाह हैं, उन्होंने भी जो जेलर्स थे, प्रिजनर्स थे, उन पर रिसर्च किया था कि हाउ प्रेक्षा मेडिटेशन कैन हेल्प देम। सो उनका भी बहुत अच्छा एंगल भी उन्होंने लिया था और उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला कि रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ एंगर। और नाउ दिस इज माय स्टडी, मैंने जो लिया था, मैंने 19 to 25 एज के ग्रुप को, गर्ल्स के ग्रुप को लिया था, एंड कंट्रोल ग्रुप में 79 थी एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 77 गर्ल्स थी। कंट्रोल ग्रुप ऐसा था जिन्होंने ये पूरे ग्रुप को, किसी को कभी किसी ने मेडिटेशन नहीं किया था, उन्हें पता भी नहीं था मेडिटेशन क्या होता है, और हमने उनसे पूरा एक प्रॉपर सिस्टमैटिक जो इसका प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस को गुजर के फिर हमने ग्रुप का सिलेक्शन किया और हमें 4 महीने तक रोज आधा घंटा उन्हें प्रैक्टिस कराते थे। और उसमें हमने प्रेक्षा मेडिटेशन का एक पार्ट किया था, दैट वाज कंटेम्पलेशन, अनुप्रेक्षा का पार्ट हमने किया था, और रेगुलर हमें नेत्री की अनुप्रेक्षा हमने आधे घंटे तक रोज करवाई, संडेज और हॉलीडेज को छोड़कर। एंड हमने 0 मंथ में उनका डाटा एनालाइज किया, देन आफ्टर 2 मंथ्स देन आफ्टर 4 मंथ्स हमने उसको लिया और उसमें टेस्ट एंड टूल्स हमने लिए थे। ऐसे और सारी बहुत सारी स्केल्स थी, एक थी फॉरगिवनेस स्केल, ये स्केल मैंने खुद ने डेवलप की थी, और ये स्केल जो नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन है आगरा, वहां से ये पब्लिश हुई है। ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल स्केल सेंटर इन इंडिया, और वहां से इसे रिकॉग्निशन मिला। और उसके बाद हमने अपने रिसर्च में यूज की। इसमें 50 क्वेश्चनर्स है और जिसके थ्रू हमने उनके माइंड को रीच करने की कोशिश की। उसके साथ में और भी स्केल्स थी, और भी फैक्टर्स थे, मैं सिर्फ फॉरगिवनेस से रिलेटेड फैक्टर पे एम्फसाइज कर रही हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल। फ्रॉम चार्ट यू कैन रियलाइज कि जब 0 मंथ पे हमने स्टार्ट किया तो उनका लेवल, उनका मीन जो स्कोर था दैट वाज 81.9, बट दैट कैन बी अ वेरी नॉर्मल था, जो कंट्रोल और ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का दोनों का बराबर था। इसमें से आप समझ लें, हाँ उनका बराबर था, पर आफ्टर 2 मंथ्स वो लेवल इंक्रीज 81.9 से इंक्रीज होकर 90.42 तक चला गया, एंड देन आफ्टर 4 मंथ्स 94.89। और इसको कहते हैं कि इसका जो ये जो रिजल्ट हमें मिला दैट वाज वेरीफाइड बाय 0.05 स्केल पे, ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमें मिला। और ये बिकॉज ये टर्म टर्मिनोलॉजी है एम्पिरिकल स्टडी की, इस स्केल पर अगर आपका रिजल्ट आपको मिलता है देन यू कैन से दैट कि हाँ फॉरगिवनेस को बढ़ाने के लिए प्रेक्षा मेडिटेशन इज वेरी इंपैक्टफुल फैक्टर। सो ये हमने यूज किया एंड दैट वाज द कंक्लूजन दैट कंटेम्पलेशन से वाकई में आप लोगों के थॉट्स को बदल सकते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप उसका एंटी थॉट डाल देते हैं तो आप उनके इस क्षमा के लेवल को बढ़ा सकते हैं, और वही हमने किया एंड इट वाज वेरी गुड रिजल्ट। मैं अपनी चीज को बस कंक्लूड करना चाहती हूँ फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन कि जैसा हम सब ने कहा कि फॉरगिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे लाइफ में लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। पर कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर कोई किडनैपर्स आपके बच्चों को ले जाए एंड देन आपको कहेंगे कि क्षमा को कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, तो विल इट बी इजी फॉर यू? कोई मर्डरर्स है, रेपिस्ट है, क्या उन्हें क्षमा किया जा सकता है? हमने इतनी लंबी चौड़ी बातें की अभी, एंड देन कम टू द प्रैक्टिकल पॉइंट कि हाँ ऐसा रेपिस्ट आपके सामने है, मर्डरर्स आपके सामने है, किडनैपर्स हैं, तब आप उन्हें क्षमा करना चाहिए या नहीं चाहिए? The last question. It's hard, but it is good for yourself. That's what I would say. Okay. Because it will clean your system, definitely. Yes. Okay. Mm-hmm. Okay. But then see the consequences. The same person, that person is still going to continue. Okay. It's going to be out to the society, outside more times, and more times, and will continue. Then
person to forgive. Very difficult practice, but it can be done. Yeah, it can be done. So, मैं इसी को because हमारा टाइम हो चुका है, मैं जस्ट इसे कहना चाहूँगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि हम इतनी सब बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। तो द थिंग इज, दो चीजें हैं, हमें दो चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए, एक है फॉरगिवनेस और एक है जस्टिस। तो हमें उसे फॉरगिव करना है बट उसे जस्टिस से दिलाना है, बिकॉज सोसाइटी में वो चीज डेवलप ना हो, सोसाइटी में जैसे हमें हार्म हुआ वैसे औरों को हार्म ना हो। क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं, हम क्षमा उसको उसके लिए नहीं कर रहे, हम खुद के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में कई लोगों ने अपने हैंड रेज किए, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनको वो अभी तक भूल ही पाए हैं। तो अगर हम वो चीजों को, वो इंसिडेंट तो हमारी लाइफ में एक ही बार हुआ है, बट उस चीज को हम कितनी बार रिलीव करते हैं, बार बार जीते हैं। दर्द किसी ने आपको एक बार दिया तो उसे सोच कर, उसे याद कर कर बार बार उस दर्द को महसूस करते हैं। हाँ, तो दैट व्हेन आई एम सेइंग हियर दैट हमें फॉरगिव औरों के लिए, हमें खुद के लिए करना है और अवर मेंटल पीस। तो हमें ऐसी सिचुएशन में भी हमें क्षमा करना है। उसके लिए अगर आप वैर भाव रख भी लेंगे तो जो चीज नुकसान होना था वो तो हो चुका है, बट उसे जस्टिस दिलाना हमारा राइट है। तो जस्टिस एंड फॉरगिवनेस बोथ आर डिफरेंट थिंग, उसे मिक्स नहीं करना चाहिए। तो हमें उस सिचुएशन, उस व्यक्ति के लिए कोई बुरे भाव, बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। So forgiveness is not something we do for other people, we do it for ourselves. So let's come and remove forgiveness. Thank you so much.